आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 का 10 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालॉजी से है। जैसे 14 सड़सठ से रिलेटेड है, वैसे 19 किससे रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर 92 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। लॉजिक देखते हैं। तो 14 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 3 माइनस करेंगे तो 67 आएगा। तो इसी प्रकार से जब 19 का मल्टीप्लिकेशन हम 5 से करेंगे और उससे 3 माइनस करेंगे तो 92 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीजीके इज रिलेटेड टू ईजेएन। इसी तरीके से डीएसवी किससे रिलेटेड होगा? ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी वी वाई, थर्ड ऑप्शन। इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक है इसमें +3 सीरीज चल रही है। हर अल्फाबेट पे +3 ऐड कर रहे हैं। जैसे डी में 3 ऐड कर दिया तो जी हो जाएगा। जी का न्यूमेरिकल नंबर 6 होता है, सॉरी 7 होता है। एस एस का 19 होता है, +3 कर देंगे तो वी हो जाएगा 22। इसी तरह वी में 3 ऐड करेंगे तो वाई हो जाएगा 25। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी एनालॉजी का ही है। जैसे 453 151 से रिलेटेड है, उस तरीके से इनमें से कौन सा रिलेटेड होगा? तो अगर हम देखें तो 151 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 453 आएगा। तो इसी तरह इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। 118 का जो मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 354 मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी ऑड वन आउट पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है एसओ, एमई, पीएल और केजी। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो जो एसओ दिया है, तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें एस की तो 19 होती है, ओ की 15 हो जाएगी। उन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो 4 का होगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन देखते हैं एमई। तो एम का न्यूमेरिकल वैल्यू 13 होती है, ई की 5 होती है। इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ा आउट हो गया दोनों में से। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है पी और एल। तो पी की वैल्यू 16 होती है और एल की 12 होती है। तो यहाँ भी डिफरेंस 4 आ रहा है। चौथे ऑप्शन में केजी है। तो के की 11 होती है, जी की 7 होती है। तो इसमें भी डिफरेंस 4 आ रहा है। तो ऑड वन आउट इसमें एम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 8 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी ऑड वन आउट है। तो इसमें 12 है, 14 है, 56 है, 20 है। तो अगर हम देखते हैं तो 12 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 3 और 4। फिर इसी तरह 56 7 और 8 का, 7 के बाद 8 आता है और 7 और 56 होता है। इसी तरह 20 4 और 5 का। बट इसमें 14 जो है ये ऑड वन आउट है, क्योंकि 14 2 इंटू 7 होता है और ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैथ को कोड किया है LWEP से, तो हमें पूछ रहा है कि क्लब का कोड क्या होगा। तो अगर हम इसमें लॉजिक देखेंगे तो एम का 13 होता है, उसमें 3 ऐड कर दिया तो 16, यानी कि हमें पी मिल गया। इसमें देखते हैं पहला वाला जो एम है वो पी में जा रहा है लास्ट वाले में। इसी तरह जो लास्ट वाला है एच वो एल हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है। इसी तरह सेकंड वाला थर्ड में जा रहा है और थर्ड वाला सेकंड में आ रहा है। तो 13 + 3 यानी कि पी हो जाएगा। 1 + 4 यानी कि ए में 4 जोड़ देंगे तो ई हो जाएगा। 20 में 3 यानी कि टी में +3 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा और लास्ट वाले में 4 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। यानी कि पहले +3 ऐड कर रहे हैं और उसको सबसे एंड में भेज रहे हैं, फिर +4 उसको सेकंड लास्ट में भेज रहे हैं, फिर +3 फिर +4। तो +3 +4 ऐड करके अल्टरनेट पोजीशन पे भेज रहे हैं। पहले वाले को एंड पे, एंड वाले को पहले पे, सेकंड वाले को थर्ड पे और थर्ड वाले को सेकंड पे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर x की वैल्यू 48 है तो और act की वैल्यू 48 है तो ट्रू की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू x की देखें तो 24 होती है। यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया है तो 48 हो गया है। इसी तरह अगर act की देखें तो a 1 होता है, c तीसरा 3 होता है, t जो है वो 20 होता है। तीनों को ऐड कर देंगे तो 24 आ जाएगा और फिर से 24 से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 48 मिल जाएगा हमको। इसी तरह अगर हम ट्रू में सबकी वैल्यू देखेंगे तो t की 20 होती है, r की 18 होती है, u की 21 होती है और e की 5 होती है। तो 20 + 18 + 21 + 5 सबको ऐड करने पे हमें 64 मिलेगा, 64 मिलेगा। 64 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज है 4 10 18 38 क्वेश्चन मार्क और 150। तो अगर हम देखें 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, +2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, बट यहाँ पे हम -2 कर दिया है तो 18 हो गया है। इसी तरह 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे तो 36 + 2 38। तो पहले मल्टीप्लाई बाय 2 +2 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो रहा है। यानी कि मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर अगले में मल्टीप्लाई बाय 2 फिर माइनस कर रहे हैं 2। तो इस तरह से 38 में जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 76 और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 74। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट सीरीज का है। तो AOS CQU X GUY IWA। तो इसमें हम देखेंगे तो ESW आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें +2 कर रहे हैं सब में। यानी कि पहला AOS वाले में अगर A लें और उसमें +2 कर दें तो हमें सेकंड वाले का पहला नंबर मिला है, यानी कि C मिल रहा है। इसी तरह O में +2 कर दें तो Q मिल रहा है। इसी तरह S में +2 कर दें तो U मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बॉक्स वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 4 216 है।
तो अगर हम 2 और 4 दोनों को ऐड करते हैं तो 6 मिलेगा और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 हो जाता है। इसी तरह 7 और 1 ऐड करेंगे तो 8 होगा और 8 का क्यूब 512 होता है। तो इसी तरह अगर 3 में हम क्या ऐड करें जिसका क्यूब 729 हो, तो 9 का क्यूब 729 होता है। तो 3 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाएगा यानी कि 6, तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्रायंगल वाला है। इसमें तीसरा नंबर फाइंड करना होता है। तो 21, 6 और 405। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 21 का स्क्वायर करें और उसमें से 6 का स्क्वायर माइनस कर दें तो हमें 405 मिलेगा। इसी तरह 23 का स्क्वायर करें, उसमें से 5 का स्क्वायर माइनस कर दें तो 504 मिलेगा। इसी तरह हम किसके स्क्वायर से 9 का स्क्वायर माइनस करें कि 880 हो जाए। तो अगर हम देखें तो 31 का स्क्वायर करें और उसमें 9 का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस कर दें तो हमें 880 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 31। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला है और कोडिंग डिकोडिंग उसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर 4 मिलेगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि उपयुक्त त्रिभुज अभिनेताओं को दर्शाता है, वृत्त जो है वो वादकों को दर्शाता है तथा आयत नर्तकों को दर्शाता है। तो उनमें से मौजूद लोगों की संख्या दर्शाती है। हमसे पूछ रहा है कि वो नर्तक की संख्या जो वादक है बट अभिनेता नहीं है, यानी कि डांसर जो म्यूजिशियन है बट एक्टर नहीं है। तो अगर हम देखें एक्टर ट्रायंगल है, म्यूजिशियन सर्कल है और जो डांसर है वो रेक्टेंगल है। तो हमें ऐसा बताना है जो ट्रायंगल का पार्ट ना हो, यानी कि जो रेक्टेंगल और सर्कल में आए, रेक्टेंगल और सर्कल का पार्ट हो बट ट्रायंगल का पार्ट ना हो। तो ऐसे दो ही हमें डिजिट मिलेंगे, एक 8 और एक 9। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। तो अगर हम देखें काऊ और पफेलो दोनों ही कैटल हैं, दोनों ही पालतू पशु हैं। तो इस ये इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही कैटल के अंदर आने चाहिए। तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों ही मैटर की स्टेट है और ये तीनों अलग-अलग स्टेट है। या फिर ये तीनों ही एक बड़े सर्कल के अंदर आनी चाहिए थी, अलग-अलग। अगला ऑप्शन देखते हैं फादर, मैन एंड टीचर्स। तो ये हो सकता है क्योंकि मैन ये सबसे बड़ा हो जाएगा जिसमें से फादर है और उनमें से कुछ टीचर है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। तो कलर, येलो, रेड कलर। तो येलो और रेड दोनों ही कलर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ये डाइस का क्वेश्चन है, 3 डाइस दिए गए हैं। हमसे पूछ रहा है कि एक के अपोजिट क्या होगा। तो अगर हम अपोजिट वाली ट्रिक लगाते हैं, हम 5 कॉमन पेज पकड़ते हैं 5 और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 5 से जब आगे चलेंगे तो इस वाले डाइस में हमें 1 मिल रहा है क्लॉकवाइज और इस वाले डाइस में हमें 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब है 1 और 4 अपोजिट हो गए। फिर आगे चलने पे देखते हैं तो 1 के आगे 3 मिलेगा और 4 के आगे 6 मिलेगा। तो 3 और 6 अपोजिट हो गए। तो हमसे 1 के अपोजिट पूछ रहा है तो 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमित अगर विजय से बड़ा है, शॉन जय से बड़ा है और केतन जॉय से छोटा है। विजय शॉन से आयु में बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है? तो हम देख लेते हैं, ऑर्डर बना लेते हैं। तो अजय विजय से बड़ा है, शॉन जॉय से बड़ा है और जॉय केतन से बड़ा है। तो इनको हम अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा केतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन वाला है। वो कहता है कि राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, 2 बार पहले बाईं घूमता है, फिर 1 बार दाईं घूमता है और बाजार पहुँच जाता है। जब वो बाजार पहुँचता है तो उसकी दिशा उत्तर होती है। तो पूछ रहा है कि राकेश जब अपने घर से निकला था तो वो किस दिशा में निकला था? तो इसको हम देखते हैं। हम देखते हैं ये इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसके हाउस से निकलने की दिशा ले लें, तो उसमें हमें चारों दिशाएँ लेनी पड़ेंगी। या फिर इसका अपोज़िट हम ले सकते हैं कि जब वो मार्केट पहुँचा है, तब वो उत्तर दिशा में है, तो मार्केट पहुँचने पे उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब क्योंकि हम अपोज़िट आएँगे इसलिए जितने भी डायरेक्शन दिए हम उनका अपोज़िट ले लेते हैं। तो इसने बोला है कि पहले जब सबसे लास्ट वाला जो डायरेक्शन लेता है, तो वो राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट कर लेते हैं, तो लेफ्ट इधर मोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि 2 बार वो लेफ्ट मुड़ता है, तो हम इसका फिर लेफ्ट मोड़ लेते हैं, फिर लेफ्ट मोड़ लेते हैं। तो हमें डायरेक्शन मिल जाता है नॉर्थ। और क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में निकला होगा, यानी कि वो साउथ में निकला होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैथमेटिक्स के असाइनमेंट में रवि गॉट थ्राइस एज मेनी सम्स रॉन्ग, मतलब 3 गुना गलत करता है जितने वो सही करता है और टोटल उसने अटेम्प्ट किए थे 72 सम्स। तो कितने सम्स उसने सॉल्व किए थे? डिड ही सॉल्व करेक्टली? तो ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसने करेक्ट नंबर ऑफ जो भी सॉल्व क्वेश्चन किए थे वो x थे, तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। अब हमको दे रखा है कि दोनों की वैल्यू मतलब रॉन्ग और जो राइट है वो टोटल जाके 72 है। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 72, x इक्वल टू हो जाएगा 18। तो उसने 18 क्वेश्चन सही करे थे। अगला क्वेश्चन। प्लस को माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को डिवाइड है, डिवाइड को प्लस है। तो इन सबको हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 50। आसान था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन देयर फॉलोइंग। तो इसमें 24 ट्रायंगल बनेंगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिगर ए किस इनमें से किसमें एम्बेडेड है। तो अगर हम देखें ये जो फिगर है एल और इधर ये डैश निकला हुआ है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इस फिगर में हमें ये फिगर एम्बेडेड मिल जाएगी सेकंड ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बोला है पिक विक निक विंटर इज कोल्ड, टिक निक रिक समर इज हॉट, रिक पिक विक विंटर एंड समर एंड विक हिक
पैक नाइट आर कोल्ड। तो हम देखते हैं अगर वीक और वीक इन दोनों में कॉमन है, पहले और चौथे में वीक और वीक कॉमन है, तो हम अंडरलाइन कर देते हैं वीक और वीक दोनों में क्या कॉमन है, कोल्ड कॉमन है, ठीक है। तो वीक का मतलब हो गया कोल्ड। पहले और दूसरे में देखते हैं, तो पहले और दूसरे में देखिए निक और निक कॉमन है, और इनमें क्या कॉमन है, इज कॉमन है, तो निक का मतलब हो गया इज। इसी तरह दूसरे और तीसरे में देखते हैं तो रिक कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है, समर, तो रिक का मतलब हो गया समर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला पूछ रहा है इनमें से कौन सा अक्षर कोड कोल्ड को दर्शाता है, तो कोल्ड को देखिए कौन सा दर्शा रहा है, नीला वाला है विक, पहला और चौथे से निकाला हमने, तो विक दर्शाता है कोल्ड को। इसी तरह अगला देखते हैं, पूछ रहा है रिक को कौन दर्शाता है, तो रिक का समर हो जाएगा, देख लेते हैं ऊपर, रिक का समर हो जाएगा पहले दूसरे और तीसरे से। इसी तरह हमसे पूछ रहा है कि निक जो शब्द है वो किसको दर्शाता है, तो निक जो है वो इसको दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। पूछ रहा है अगर टीथ रिलेटेड टू चैटर है तो लीव्स किससे रिलेटेड होगा, तो टीथ जो है वो चैटर करती हैं, चैटरिंग, तो लीव्स क्या करती हैं, लीव रशल करती हैं, विसल तो करती नहीं है, क्रैकल भी नहीं करती हैं, और रिपल भी नहीं करती, रिपल तो वाटर में होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का है, गीगो इज रिलेटेड टू, तो गीगो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कि आप जो डेटा कंप्यूटर को देंगे, फीड करेंगे, वो जितना एक्यूरेट होगा तो आपका रिजल्ट भी उतना एक्यूरेट मिलेगा। और अगर आप डेटा गार्बेज देंगे, मतलब डेटा बहुत ही गलत देंगे, तो रिजल्ट भी आपको गलत ही मिलेगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट एक्यूरेसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी, तो पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए सिस्टम डिस्क का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, अ डेटाबेस दैट कंटेन्स टेबल लिंक्ड बाय कॉमन फील्ड, तो उस वो रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस स्प्रेड होता है, तो वो है वृहद या माइक्रो वायरस, ठीक है। अभी जो पूछा था कि बूट करने पे, तो वहां बूट सिस्टम में कौन सा होगा, तो बूट वायरस होगा, और एंटीवायरस तो वायरस को हटाता है, और फाइल वायरस फाइल्स को करप्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि शॉर्टकट की टू सेंटरिंग द टेक्स्ट इन वर्ड, तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम कंट्रोल ई यूज करते हैं, कंट्रोल बी जो है वो बोल्ड में जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल ए तो सेलेक्ट ऑल होता है, और कंट्रोल डी जो है ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है वर्ड में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पहला पीसी वायरस डेवलप्ड इन, तो जब भी हमसे पहला पीसी वायरस पूछे, पर्सनल कंप्यूटर वायरस, तो वो 1986 हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के दो भाई थे, उन्होंने डेवलप किया था, इसका नाम था ब्रेन बूट वायरस या ब्रेन वायरस। और अगर हमसे पूछे वायरस, सिर्फ वायरस पूछे, कंप्यूटर वायरस पूछे, तो वो 1962 में था। और जब पीसी वायरस यानी पर्सनल कंप्यूटर वायरस पूछे, तो वो 1986 हो जाएगा। दो भाई थे बशीद और फारूक। अगला क्वेश्चन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ, तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन है, ये ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन है आपका। ओएसआई मॉडल में इसमें 7 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड, मतलब हमने बहुविषयक सूचियों में आंकड़ा जो है वो परिवर्तित किया, बट सभी सूचियां हमने अपडेट नहीं करी, अद्यतन नहीं करी है, तो इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण हमें डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, मतलब कुछ जो लिस्ट थी उनमें तो हमने चेंज कर दिया डेटा, बट हमने जो बाकी की लिस्ट है उनमें अपडेट ही नहीं किया, तो डेटा मिसमैच हो जाएगा, यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नेपियर तकनीक के आकलन के लिए प्रयोग होती है, तो नेपियर जो था ये एक डिवाइस था, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में बनाया था जॉन नेपियर ने। तो डिवाइस का नाम था नेपियर स्पोन, और ये एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो इसमें जो टेक्निक जो यूज करते थे वो रैप्डोलॉजिया उसको बोलते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, इसमें इनमें से वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो ओपेरा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, प्रोग्राम जो प्रयोक्ताओं को वेब पर सूचना अवनिर्धारित करने में सहायक होते हैं, तो उन्हें सर्च इंजन कहते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। अगला क्वेश्चन, मेन फ्रेम तक पहुंच हेतु प्रयोक्ता अक्सर किसका उपयोग करता है, तो एक टर्मिनल का यूज करता है मेन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यूबंतु क्या है, तो यूबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है लाइनक्स पे, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट एडिट जो है वो किस प्रचालन प्रविधि में आलेख संपादक है, यानी कि जो टेक्स्ट एडिट है इज द टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रोग्राम है टेक्स्ट एडिट, एक एप्लीकेशन समझ लीजिए, तो ये टेक्स्ट एडिटर में किस में है, तो ये मैकिन्टॉश में, मैकिन्टॉश जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट, तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो उसे बूटिंग कहते हैं, ये कंप्यूटर बूट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज, तो यूनिक्स किस में यूज होता है, तो जनरली यूनिक्स दोनों में यूज होता है, सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज होता है और वेब सर्वर में, बट क्योंकि वेब सर्वर बहुत ज्यादा है सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले, इसलिए मोर एक्यूरेट आंसर इसमें वेब सर्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम, तो स्लॉट है, यहाँ मेमोरी स्लॉट बोलते हैं जिनको,
तो स्लॉट्स जो होते हैं वहाँ पे आपकी जो रैम वगैरह, एक्सटर्नल रैम वगैरह लगाई जाती है, जिससे आपके कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज और मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर डिफर विद रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि निम्नलिखित विशेषताओं में से किसके संबंध में कंप्यूटर के संग्रहण और स्मृति में विभेद होता है? तो इसके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, प्राइस, रिलायबिलिटी और स्पीड। तीनों की बेसिस पर मेमोरी की, कंप्यूटर की मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक होती है और उस हिसाब से उनके प्राइस, रिलायबिलिटी और स्पीड के हिसाब से डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, a flat metallic disk that contains a large amount of permanently stored information read optically। तो इसमें permanently stored है और read optically है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD ROM। अगला क्वेश्चन, a button that makes characters either uppercase और lowercase। तो uppercase और lowercase में टाइप करने के लिए हम shift की का यूज करते हैं। A dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of user। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने डेटा सर्वर के लिए यूज करती हैं। अगला क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड डेटा। तो जो अनप्रोसेस्ड या असंसाधित जो डेटा होता है, आइटम होता है, उसे डेटा कहते हैं, और जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें अनगेनली का सिनोनिम बताना है। तो अनगेनली जो है इसका मतलब होता है ऑकवर्ड या वियर्ड या अनग्रेसफुल या अजीब सा। तो तीसरा ऑप्शन ऑकवर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग है। तो पूछा है कि द प्रोलिफिक क्राइज ऑफ द ऑर्फन्ड चिल्ड्रन मूव्ड एवरीबॉडी प्रेजेंट एट द फ्यूनरल। तो इसमें नो एरर है, सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो हमसे पूछ रहा है कि टैकिटर्न, क्वाइट, कैरुलस, टॉकेटिव, प्लेन, फ्लैम्बियंट, इनक्रेडुलस, गलिबल। तो इनमें से क्या फिल होगा? तो है शी इज डैश एंड सिंपल इन हर लुक दो हर हस्बैंड इज। तो शी इज प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल साथ में यूज किए जाते हैं। इन हर लुक, तो दो हर हस्बैंड इज फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट मतलब होता है दिखावटी है, दिखाने वाला है, और जबकि वो बहुत ही प्लेन और सिंपल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेसेस द सेट ऑफ वर्ड गिवन बिलो? साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड। तो साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड उसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वैसे भी गैस्ट्रो जो है शब्द है ये पेट और लिवर से संबंधित होता है, पेट से ही संबंधित होता है, वैसे लिवर से तो हिपैटिक शब्द होता है। देख लेते हैं, गैस्ट्रोनॉमी इज प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग रिच और डेलिकेट एंड एपेटाइजिंग फूड। अगला क्वेश्चन, अब हमें स्पेल्ड वर्ड दिखाना है, इसमें गलत क्या, किसकी स्पेलिंग गलत है? तो इसमें डायस्पोरा सही लिखा हुआ है, कंस्पिक्यूअस भी सही लिखा हुआ है, और अबिस्मल भी सही लिखा हुआ है। इसमें डिलीजेंट जो है वो गलत है, डिलीजेंट में यहाँ पे डबल एल है, जबकि डिलीजेंट में सिंगल एल होता है, DILIGENT। अगला क्वेश्चन, हमसे पूछा है चूज फ्रॉम द ऑप्शन एनोनिम बताना है हमें एक्सकल्पेट का। तो एक्सकल्पेट पहले समझते हैं कि एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है। तो एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू गेट फ्री ऑफ ब्लेम या फेलोनी। मतलब किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगा हुआ है तो उससे जो वो दोष मुक्त हो जाता है, किसी के ऊपर दोष लगा वो उससे दोष मुक्त हो गया, तो उस दोष मुक्त होने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सकल्पेट। तो इसका अपोजिट जो है एनोनिम हो जाएगा वो अरेग्न हो जाएगा, अरेग्न, क्योंकि अरेग्न का मतलब होता है कि आपके ऊपर दोष लगाया गया है, और एक्सकल्पेट का मतलब है आप दोष मुक्त हो गए। इसी तरह थोड़े इंटेल का भी समझ लेते हैं, क्या मतलब होता है। इंटेल का मतलब होता है रिक्वायर्ड या नेसेसरी। तो किसी प्रोसेस या किसी कोई रिक्वायर्ड या जरूरी वस्तु, तो उसको बोलते हैं इंटेल। और एक्सक्यूट जो है, ये एक्सक्यूट का मतलब होता है ऊज आउट या सेक्रीट हो रहा है फ्रॉम पोर्ट से, जनरली इसे स्वेटिंग या गटेशन के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, है द पॉलिटिकल पार्टी विल डैश इट्स व्यू ऑन ग्लोबलाइजेशन एट द पब्लिक रैली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सेट फोर्थ, क्योंकि सेट फोर्थ का मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस या टू स्टेट। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बताएगी, लोगों को एक्सप्रेस करेगी अपने व्यू ऑन ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, रीअरेंज का है, रीअरेंज करना है इसको, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 4 होगा। तो देख लेते हैं क्या सेंटेंस बनेगा। तो अगर 3 को पहले हम ले रहे हैं तो होगा एक्सटेंडेड फैमिलीज हेल्प कीप द चिल्ड्रन इन द फैमिली हेल्थियर, allowing parents to continue and pursue career। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रॉम द ऑप्शन। तो ये ईडियम दिया गया हुआ है, कहावत दी गई है, नॉट वर्थ वन सॉल्ट। तो मतलब किसी के नमक के काबिल नहीं हो, इसका मतलब होता है कि नॉट डिजर्विंग। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसमें, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन। तो इसमें जो लाइक है वो ऐसा एडजेक्टिव यूज किया गया है, मतलब उसकी तरह, तो ये एक एडजेक्टिव तरह यूज किया गया है लाइक। अगला क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्वित का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो अन्वित का संधि विच्छेद हो जाएगा अन धन वित। अगला क्वेश्चन, इसमें से शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो मुहूर्त जो है सही लिखा है, वांछनीय भी सही लिखा गया है, सत्व भी सही है। इसमें जो गलत
लिखा है वो महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा में 2 आधेयता होते हैं। महत्वाकांक्षा है, तो 2 आधेयता होते हैं महत्वाकांक्षा में। अगला क्वेश्चन विपरीतार्थक शब्द चुनना है इसमें, विपरीत शब्द चुनना है कौन-कौन से? तो प्राकृतिक का जो है वो नैसर्गिक हो जाता है, सॉरी प्राकृतिक का जो हो जाता है वो बनावटी हो जाता है या कृत्रिम हो जाता है। इसी तरह उत्कर्ष का जो अपोजिट होता है वो अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता है। इसी तरह जो निर्जर है तो जर होता है। निर्जर का मतलब होता है कि जिसको बुढ़ापन है, क्योंकि जर का मतलब होता है बुढ़ापा और निर्जर का मतलब है जिसको बुढ़ापन है, तो इसका जर होना चाहिए, तो जर का निर्जर होना चाहिए और प्राच्य का अप्राच्य होना चाहिए। यानी प्राच्य मतलब पुराना और अप्राच्य यानी कि नवीन या नया। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, प्राच्य और अप्राच्य ये दोनों विपरीत हैं। अगला क्वेश्चन, आँखों में खून उतरना तो मतलब बहुत अधिक क्रोध करना। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो सूर्य का हिरण्य नहीं होता है, बिजली का जस नहीं होता है, रात का शर्वरी सही है, क्योंकि शर्वरी जो है वो जब तारों भरी रात होती है उसे उसको शर्वरी कहते हैं। जो तारों भरी रात है उसको शर्वरी कहते हैं। जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उसके मुँह का पानी उतर गया। तो इसमें पानी जो है उसको किस तरीके से यूज़ किया गया? तो पानी का जो इसमें अर्थ है वो इज़्ज़त है। उसका मुँह का पानी उतर गया मतलब उसकी इज़्ज़त उतर गई, यानी कि वो बेइज़्ज़त हो गया। अगला क्वेश्चन, जब तक जीवन है, तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो पद यूज़ करते हैं यावत जीवन, यावत जीवन। अगला क्वेश्चन, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था, तथापि वह निराश नहीं हुआ। तो इसमें ये जो है, ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यालय में प्रवेश के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये किसमें दिया है? आर्टिकल 60 में दिया गया है। लेकिन जब राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन करेंगे, त्यागपत्र देंगे, तो किसको देंगे? वो उपराष्ट्रपति को देंगे। इसी तरह जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जो चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, बट जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, जो गवर्नमेंट से अलग होके काम करती है, उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। और ये किसमें दिया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आर्टिकल 324 का 2 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो? एक्चुअली ये थोड़ा-सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसी एक मंत्री के अगेंस्ट नहीं लाया जाता है, वो पूरे-पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम देखें कि मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है उसे त्यागपत्र देना होता है, यानी कि सरकार गिर जाती है। थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में और। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन दी लोकसभा। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, नहीं राज्य की असेंबलीज में। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन दी राज्यसभा, राज्यसभा में नहीं आता है। इट इज मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल, वही मैं जो बता रहा था कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद जिसमें कि प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं, उनके अगेंस्ट आता है। इंडिविजुअल मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स इसे ला सकते हैं, बट मतलब कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इसको प्रस्तुत कर सकता है, बट जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा या रखेगा, उसको 50 जो है आपके मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर्स का। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच कंट्री द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मूल कर्तव्य जो है वो हमने रशिया से लिए हैं, और मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिए थे, और जो सशक्त जो केंद्र है वो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन व्यवस्था जो सिद्धांत है वो हमने जर्मनी के वीवर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगर हमसे पूछे अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आर्टिकल 312 है, बट अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है भारतीय संघ लोक सेवा, उसके लिए आर्टिकल 315 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। अगला क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो ये जो है ये लोकसभा की संसद की समितियों में आती है। तो जब संसद की समिति कोई अपॉइंटमेंट करेगा तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति की घोषणा जिस वर्ष हुई, तो आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। इमरजेंसी इन इंडिया वाज 21 मंथ पीरियड, यानी कि 21 महीने की लंबी थी इमरजेंसी। 1975 से 1977 तक थी। उस समय मतलब जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बट प्रेसिडेंट कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कौन था? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी लगाई थी फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में। अगला क्वेश्चन,
हु वाज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय फिस्कल नीति जिससे संबंधित है तो वह है सरकार के राजस्व तथा व्यय से। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन, मॉडरेट इज रिलेटेड टू, तो जो मॉडरेट है इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडवानी किस प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पंडवानी में क्या करते हैं देखते हैं। पंडवानी इज अ फोक बैलेड एंड परफॉर्म प्रीडोमिनेंटली इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इट डिपिक्ट मतलब ये क्या दर्शाता है? पांडवों की स्टोरी, यानी कि महाभारत की महाभारत पे बेस्ड है और पांडवों की स्टोरी को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में पूछे तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अरे अभी आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। हाँ, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, तीसरे मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ मीमांसा पॉलिसी? तो मीमांसा दर्शन के फिलॉसफी, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो जैमिनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोक कला मदाना, तो मदाना भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो मदाना जो है ये लोक कला कहाँ की? राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें सिख गुरु थे और अंतिम सिख गुरु थे, इन्होंने 1699 में, एग्जैक्ट अगर डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एम वन बी वन होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ये टेंसर क्वांटिटी में आती है। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। मतलब अगर दो धाराओं में करंट बह रहा है तो वो I1 I2 एज इट इज ऐड हो जाते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी में वो स्क्वायर करके ऐड होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, पानी की एक बूंद के न्यूनतम क्षेत्र को संकुचित होने की प्रवृत्ति, इसको हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पारुलिना, तो स्पारुलिना एक एल्गी है। एक्चुअल में ये एल्गी नहीं, एक ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि रिच है न्यूट्रिएंट और प्रोटीन में। ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट पर रिच होती है और इसका उपयोग एस्ट्रोनॉट भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए तो ये फोर्स के बराबर होती है। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन देख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और इसी का जो हम लोग एक साधारण रूप देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो इसका जो एक्चुअल जो टर्म है वो है डीपी अपॉन डीटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स के होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होगी? तो कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत अंतःकण बल पाया जाएगा। तो अंतःकण बल का जो ऑर्डर होता है वो है कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इनमें से जो लौ है यानी कि आयरन है वो सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड में होता है, जल तो लिक्विड होता ही है, और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन जो है वो गैस में है। तो सबसे ज्यादा आयरन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैंसर के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अब वैसे इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एन शेल्स कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो एन शेल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो वो 32 हो सकते हैं। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगता था इसमें। एसिड यूज्ड इन आई वॉश, तो नेत्र की धुलाई में कौन सा अम्ल यूज करते हैं? तो बोरिक एसिड करते हैं। बहुत ही वीक एसिड होता है इसलिए यूज करते हैं हम लोग आई वॉश में, और इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में कौन होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, फिर मेटलाइट्स आते हैं, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उसमें आ जाते हैं नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन फैमिली, क्लोरीन फैमिली, ये सब। होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि एक समांगी मिश्रण, उसको सेपरेट करते हैं हम वाष्पन यानी इवेपोरेशन से। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये बुक लिखी थी डार्विन ने, और ये बुक पब्लिश कब हुई थी? तो हुई थी 24 नवंबर 1859 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि मेंडल ने किन पर काम किया? तो मेंडल ने गार्डन पी यानी उद्यान मटर पर काम किया, और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पाइसम सटाइवम। इन्होंने 7 साल तक वर्क किया था, और इन्होंने 7 ट्रेड्स जो है वो स्टडी करे थे। तो 7 साल तक वर्क किया था, 7 ट्रेड्स पर स्टडी किया था मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के और कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, और विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन भी 2 3 में, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? तो ओजोन लेयर हमें यूवी रे से बचाती है, पर्टिकुलरली यूवी में यूवी ए, बी और सी होती है, तो ये हमें यूवी बी जो होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेती है यूवी बी। थोड़ा और जान लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ अगेंस्ट मोस्ट यूवी बी कमिंग फ्रॉम द सन स्ट्रेटोस्फीयर। और ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पे है? तो ये वातावरण के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में है, और स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में है, और कितनी ऊंचाई पे है? 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है अर्थ के सरफेस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेटेस्ट नंबर। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा संख्या प्रोड्यूसर की होगी, उत्पादक की होगी। उत्पादक जिसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी? तो एडी जो हम लोग यूज करते हैं कि 600 एडी हो गया, 300 एडी हो गया, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और ये एनो डोमिनी है क्या? तो ये एक लैटिन भाषा से शब्द है, फ्रेज है, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। थोड़ा और देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 डायनेस्टी या 4 वंश हुए थे। पहला संगम वंश था 1336 से 1485 तक। दूसरा जो है वो सालू वंश था 1485 से 1505 तक। तीसरा जो है वो तुलु वंश था 1505 से 1570 तक। और चौथा जो है वो अराविडु वंश है 1570 से 1646 तक। तो 4 वंश हुए, संगम, सालू, तुलु, अराविडु। स्थापना 1336 में हरिहर तथा बुक्का ने, दोनों भाई थे। विच चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? तो हर्षवर्धन, एच से हर्षवर्धन है इसी, और एच से ह्वेनसांग है, तो दोनों एच एच थे। हर्षवर्धन काल में ह्वेनसांग आया था, और ह्वेनसांग किस ईयर में आया था ये भी देख लेते हैं। ये 630 एडी में आया था और 645 तक रहा था ये यानी कि 15 साल रहा था। ही रोड द बुक सी यू की, और इसने कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की लिखी थी। जो 15 साल बाद वापस गया था, उसके बाद ये दोबारा जब फिर से आया था, तो इसने देखा था कि जो हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया था, ध्वस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमिर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया, जिसे भारत का तोता कहते हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पटियाली में पैदा हुए थे। और पटियाली कहाँ है? ये कासगंज यूपी में है। और इनका जन्म हुआ कब था? ये 1253 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1253 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो। हमसे पूछ रहा है कि पूरा पाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का क्या स्रोत था? तो ये बड़ा ही अतरंगी सा क्वेश्चन है यार। इसका जो आंसर हो जाएगा वो गैम्बलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो है किसने पूरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने पूरा किया था। थोड़ा और जान लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार को बनाना किसने चालू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1192 ने। और इन्होंने किसकी याद में, किसके सम्मान में बनाया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया था। और ये 1220 में, 1192 में चालू हुआ था बनना, 1220 में कंप्लीट हो गई थी, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। बट क्या हुआ था कि 1369 में बिजली गिरने से इसकी जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उस टाइम फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी और पांचवी यही पांचवी मंजिल बनाई थी, और चौथी मंजिल की रिपेयरमेंट कराई थी। और उसके बाद जब शेरशाह सूरी आया था, तो शेरशाह सूरी ने इसमें एंट्रेंस जो प्रवेश द्वार होता है वो बनवाया था कुतुब मीनार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो अभी हमने पीछे देखा था कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और उसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। और ये पूछे कि ये गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो ये सूर्य जो देवता है सावित्री, उनको समर्पित है। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड 4 मठ अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो हमको पता है आदि शंकराचार्य जी ने करी थी। देख लेते हैं थोड़ा और कि चारों मठ कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ हैं। तो पहला जो मठ है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ, ये जो है ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। दूसरा जो मठ है वो है ज्योतिर्मठ, ये गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में है। तीसरा है कालिका मठ, ये द्वारका गुजरात में है। और चौथा है गोवर्धन मठ, ये पुरी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में से मुख्यतः किससे है? तो महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है या बुद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है वो विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, कर्मकांड और मूर्ति पूजा का तो इन्होंने विरोध ही किया था। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकलाएं निम्न में से क्या चित्रित करती हैं? तो अजंता की जो चित्रकलाएं हैं वो जातक कथाएं, और जातक कथाएं को चित्रित करती है। और जातक कथाएं होती क्या है? तो ये जो जातक कथाएं हैं ये भगवान बुद्ध के जो पिछले जन्म या पूर्व जन्म है उनकी कहानियां हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था 1942 में, उसके अगेंस्ट में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा और जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन ये जो पास किया था, ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में पास किया था। गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट का लीडर बनाया गया था, और गांधी जी ने 1942 में इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो किसके अगेंस्ट में आया था? क्रिप्स प्रस्ताव के अगेंस्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। अगला क्वेश्चन,
अभी तक इनमें से कौन से एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक ही हैं इंडियन, वो है रवींद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 में। इनकी जो कृति थी गीतांजलि, उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अहमदाबाद में जिनके लिए सत्याग्रह आंदोलित आयोजित करने गए थे, वे थे? तो अहमदाबाद में कपड़ा मिल कर्मचारियों की कपड़ा मिल, अहमदाबाद मिल जो था, वो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1918 में। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कुछ और जान लेते हैं थोड़ा। तो गांधी जी ने 3 जो आंदोलन थे वो एक लाइन से करे थे। इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो ऑर्डर है चंपा, फिर मिल, फिर खेड़ा। तो चंपा, मिल, खेड़ा, ठीक है? और एक और पॉइंट है इसके बारे में, ये जो अहमदाबाद आंदोलन था, इसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया था, अहमदाबाद आंदोलन में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के विषय में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? तो कथन पढ़ते हैं, रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, नहीं, ये गलत है। महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर आपसे पूछे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। तीसरा जो है वो पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट स्टेट ब्रॉट अंडर वेलीजली सब्सिडरी अलायंस इन 1798। तो 1798 में जो पहला प्रदेश वेलीजली सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत आया गया था, वह था तो हैदराबाद था। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो हैदराबाद 1798 में आया सब्सिडरी अलायंस के अंदर, फिर मैसूर 1799 में आया, फिर तंजौर आया था 1799 में ही अक्टूबर में, और अवध जो है वो 1801 में आया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अवध कब आया? 1801 में। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ? तो 1948 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो जयपुर में हुआ था। थोड़ा और जान लेते हैं। ये 55वां सेशन था और ये हुआ था जयपुर में दिसंबर 1948 में। इसके चेयरमैन कौन थे? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसके चेयरमैन थे पट्टाभी सीतारमैया। ये सीतारमैया वही है जो 1939 में जो त्रिपुरी का जो सेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें ये सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़े हुए थे, महात्मा गांधी के कहने पे, और ये सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। बट बाद में विवाद हो गया था, गांधी जी गुस्सा हो गए थे, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह के संबंध में कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 1926 में इसकी शुरुआत हुई। तो 1926 में नहीं, इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो ये सही है। सरदार का खिताब वहाँ की महिलाओं के कहने पे, बारदोली की महिलाओं के कहने पे गांधी जी ने इनको दिया था, पटेल जी को दिया था। और ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1928 में हुआ था। तो इसका सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो कथन है वो सही है, पहला कथन गलत है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर आक्रमण किया और निजाम को पराजित किया, तो उस जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था? तो उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। और ये कब हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। 1948 में प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद, जिसको मिलाने के लिए इंडियन आर्मी गई थी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मानीय अध्यक्ष था? तो वो थे आगा खान। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो यार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वैसे इसका श्रेय जो है वो मैकॉले को जाता है, बट क्योंकि मैकॉले इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। क्योंकि विलियम बेंटिक उस समय जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और ये जो है जब शुरुआत करी गई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की, तो 1835 में करी गई थी। तो उस समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। वैसे करी जो थी वो मैकॉले को पूरा क्रेडिट दिया जाता है, बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? यानी कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। मगर अगर पूछे कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, यानी कि आहूत करते हैं राष्ट्रपति, बुलाते राष्ट्रपति हैं। बट दोनों संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और आर्टिकल कौन सा है जिसके थ्रू बुलाई जाती है संयुक्त सेशन? तो आर्टिकल है 108। और अभी तक कितनी बार, अगर आपसे पूछे कि कितनी बार अभी तक संयुक्त बैठक हुई है, तो अभी तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज कानून बनाने के लिए, दहेज निरोधी कानून बनाने के लिए। दूसरी बार हुई थी वो बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट को हटाने के लिए हुई थी 1978 में। और तीसरी बार जो है वो 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया? तो पहला जो अफगान युद्ध है वो 19वीं शताब्दी में लड़ा गया था। थोड़ा और जानते हैं। अभी तक जो है मतलब 3, अब तो नहीं होगा खैर, तो 3 एंग्लो अफगान युद्ध हुए हैं। पहला जो था वो 1839 से 42 में हुआ, दूसरा 1878 से 80 में हुआ, और तीसरा जो है वो 1919 में हुआ। ठीक है? तो 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे यहाँ पे इंडिया में। तो पहले दूसरे जो है ये पहले दूसरे 19वीं शताब्दी में हुए, और तीसरा जो है वो 20वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन-सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की संधि से समाप्त हुआ था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस किसके बीच में की गई थी? तो जर्मनी, क्योंकि जर्मनी अगेंस्ट में सबके लड़ रहा था,
तो जर्मनी और अलाइड फोर्सेस जो थी जिनमें कि यूएस था, फ्रांस था और यूनाइटेड किंगडम था। अगला क्वेश्चन है कि आनंद वन वाज फाउंडेड बाय, निम्न में से आनंद वन की स्थापना किसने की? तो आनंद वन की स्थापना की थी बाबा आमटे ने। और कब करी थी? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की, पहला भारत के विभाजन की, नहीं ये गलत होगा। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का जो था वो विरोध किया था। दूसरा है अंतरिम सरकार बनाने की, हाँ ये सही है। तीसरा है संगठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट सभा बनाने की, और ये भी सही है। तो दूसरे और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। और थोड़ा और जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। ये जो है ये द मिशन एम्ड एट प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी एंड ग्रांटिंग इट इंडिपेंडेंस। और जो मिशन है इसमें 3, इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसके 3 कैबिनेट मेंबर यानी कि ब्रिटिश जो संसद है उसके 3 कैबिनेट मेंबर आए थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। जिनमें से पैंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एपी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ, तो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो है इन्हें कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं। तो ये दक्षिण क्षेत्र में हुआ था, कर्नाटक के क्षेत्र में। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ 1740 से 48 के बीच। फिर ट्रीटी हुई एक्सला शपेल की, जो कि 1748 में साइन करी गई। बट इसके इस ट्रीटी के अगले ही साल 1749 से 1754 तक दूसरा कर्नाटिक वॉर हो गया। और फिर तीसरा जो कर्नाटिक वॉर है वो 1756 से 1763 तक हुआ। और जो तीसरे के लिए संधि हुई थी युद्ध के बाद में उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। तो पहले कर्नाटिक वॉर के लिए के एंड में कौन सी ट्रीटी हुई? एक्सला शपेल की 1748 में। और तीसरे कर्नाटिक वॉर के एंड में कौन सी ट्रीटी हुई? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कूकस, वैसे कूकस नहीं होगा, ये कुकास होंगे। कूका किनको कहा गया था? तो कूका जो थे ये नामधारी पंथ है सिख में। तो सिखों में एक नामधारी पंथ है जिन्हें कूका कहा गया था। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट, काली मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? तो काली मिट्टी क्या, जनरली सारी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसीलिए हम जो एनपीके जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हम उर्वरक डालते हैं उनमें एनपीके होता है फर्टिलाइजर्स में। तो ब्लैक सॉइल रिच इन आयरन, यानी कि काली मिट्टी में क्या ज्यादा होता है? तो आयरन ज्यादा होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। बट इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, जनरली नाइट्रोजन फास्फोरस सभी मिट्टियों में कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमसे पूछ रहा है कि इंडियन स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश कौन सा है? तो सबको पता होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अगला क्वेश्चन, वीड कॉजिंग अस्थमा, तो किस वीड से अस्थमा होता है? तो पार्थीनियम से अस्थमा होता है, मतलब ये कॉज करती है। पार्थीनियम को और क्या कहते हैं? तो पार्थीनियम का जो कॉमन नेम है वो कैरेट ग्रास या गाजर घास है। अगला क्वेश्चन, पानी के शुद्धिकरण के लिए जो प्रचलित रोगाणुनाशक पदार्थ है वो क्या है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले क्लोरीन का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। और ये जो स्विमिंग पूल वगैरह होता है उसमें भी क्लोरीन डाला जाता है साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक पे है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो कानपुर में है। अगला क्वेश्चन, जनरली मॉडिफाइड राइस, गोल्डन राइस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट, तो गोल्डन राइस जो है वो बीटा कैरोटीन में रिच है। और बीटा कैरोटीन क्या है? तो ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का, मतलब बीटा कैरोटीन ही मॉडिफाई होके विटामिन ए बनता है। ये विटामिन ए के बनने में ये बहुत उपयोगी है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन या रजत क्रांति, तो रजत क्रांति जो है वो एग प्रोडक्शन यानी अंडा उत्पादन के लिए है। थोड़ी और क्रांति हम लोग जान लेते हैं। मत्स्य उत्पादन या फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन करी गई थी। फल और शहद उत्पादन के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन करी गई थी। और जैव ईंधन बायोडीजल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन करी गई थी। यहाँ पे जो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये, और एक है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए है? वो जूट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और फर्टिलाइजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। तो उर्वरक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन करी गई थी, ग्रे। और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन करी गई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा कि गोल्डन रिवॉल्यूशन फल और शहद से संबंधित है, जबकि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो जूट प्रोडक्शन से संबंधित है। और ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किंग ऑफ पल्सेस, निम्न में से दालों का राजा, तो दालों का राजा जो है वो चिक्पी है यानी कि काबुली चना है। और अगर मुझे कि क्वीन ऑफ पल्सेस, दालों की रानी कौन है? तो वो पी है। तो दालों की रानी पी यानी कि मटर है। दालों की रानी मटर, दालों का राजा काबुली चना। अगला क्वेश्चन, टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड, तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उनको कौन से कलर का टैग दिया जाता है? तो नीला टैग दिया जाता है। थोड़ा टैग्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रीडर सीड्स जो होते हैं उनको कौन सा टैग दिया जाता है? तो गोल्डन येलो टैग दिया जाता है। फाउंडेशन सीड जो होते हैं उन्हें व्हाइट टैग दिया जाता है। रजिस्टर्ड सीड जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें पर्पल टैग दिया जाता है। और जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उन्हें ब्लू टैग दिया जाता है। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रोमलेशिया निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी न्यूनता का लक्षण है? तो ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसमें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का तंका देम से जन्मता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड जो है उसका मुख्य कार्य है कृषि वित्तीय संस्थानों का
की पुनर्वित्ति है, मतलब रीफाइनेंसिंग टू एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको स्थापित कब किया गया? तो इसकी स्थापना की 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जल्दी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो नाबार्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। हम लोगों को लगेगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसलिए किसी मंत्रालय में आएगा, बट ये वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण के अनुसार मंगल ग्रह को व्यक्त करने के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इको फार्मिंग। ये भी बड़ा अतरंगा सा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी खेती। और इको फार्मिंग क्या होती है? तो इको फार्मिंग में मॉडर्न साइंस और इनोवेशन को मिला के नेचर और बायोडाइवर्सिटी के को देखकर ये खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंब बेधक सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो पॉड बोरर जो है ये मसूर यानी लेंटिल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अजैव संगठकों के साथ एक क्षेत्र के सभी अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव आपस में बनाते हैं। तो हिंदी में काफी टफ हो गया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आसान सा क्वेश्चन है कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। एक उल्टा सोपान क्या है? तो हमको पता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है पॉन्ड में या ओशन में वो उल्टा होता है। और ये क्यों उल्टा होता है? इसका रीजन ये है कि जो बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर का जो बायोमास होता है वो बहुत कम होता है बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। जो इसमें बायोमास प्रोड्यूसर जो होते हैं पॉन्ड में वो और ओशन में, तो वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं जूप्लैंक्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्जर इकोसिस्टम विद इट्स एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल। तो जब इकोसिस्टम है उसके प्लांट और एनिमल सबको मिला के हम इकोसिस्टम इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। तो हम एक ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल होते हैं यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। कई सारी पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे कि आपके शहर की पॉपुलेशन हो गई, आपके शहर के पड़ोस वाले शहर की पॉपुलेशन हो गई, तो वो सब मिलके एक कम्युनिटी बनाएँगे। और एक कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएँगी? एक इकोसिस्टम बनाएँगी। और इकोसिस्टम जो है, वो कई सारे इकोसिस्टम मिलके एक बायोम का निर्माण करते हैं। और बायोम जो है, कई सारे बायोम मिलके एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पीशीज व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ पर्टिकुलर एरिया। वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं या प्रतिबंधित होती हैं, उन्हें बोलते हैं, उन्हें विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी ऑटर किसका एग्जांपल है? तो सी ऑटर एक कीस्टोन स्पीशीज है। और ये कीस्टोन स्पीशीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उस क्षेत्र के लिए। अगर ये कीस्टोन स्पीशीज उस क्षेत्र से विलुप्त हो जाए तो उस क्षेत्र की कई सारी जो डिफरेंट स्पीशीज होती है वो भी इनके साथ ही विलुप्त हो जाएंगी। और ये पाई कहाँ जाती है? तो कि सी ऑटर जो है ये कीस्टोन स्पीशीज है एनवायरनमेंट थ्रू इट्स रोल एज, ये टॉप प्रेडेटर है इन नियर शोर मरीन इकोसिस्टम। समुद्र के किनारे पाए जाते हैं जो मेरीन इकोसिस्टम है, उनकी ये कीस्टोन स्पीशीज है। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो एक महानगरीय शहर की जनसंख्या आमतौर पर 10 लाख से अधिक होती है। 10 लाख से अधिक होने पर ही उसे महानगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मानव विकास इंडेक्स तैयार करने के लिए निम्न समूह में से किसके विवरण का सहारा लिया जाता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने के लिए जन्म के समय आयु संभाविता तथा प्रौढ़ साक्षरता दर यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड एडल्ट लिटरेसी रेट को लिया जाता है। एचडीआई के 3 इंडिकेटर होते हैं, मेन जो इंडिकेटर है, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एडल्ट एजुकेशन, तीसरा है पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या की बढ़ोतरी प्रतिशत में किस दशक में सबसे ज्यादा थी? तो नगरीय जनसंख्या की बढ़ोतरी सब पूछे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कब बढ़ी? तो 1971 से 81 में बढ़ी है नगरीय जनसंख्या। और अगर पूछे कि ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा कब हुई है? तो 61 से 71 के बीच में हुई है। बट अगर नगरीय जनसंख्या पूछे तो 71 से 81 के बीच हुई है। तो 61 से 71 के बीच जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थी 24.8%। और एक और क्वेश्चन हो सकता है जो हमसे पूछे कि नेगेटिव ग्रोथ रेट कब थी? तो ऐसा एक ही बार हुआ है। 1911 से 1921 के बीच हमारे जो देश की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव थी। और 1921 को इसीलिए ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले तक नेगेटिव ग्रोथ रेट थी और उसके बाद से पॉजिटिव ग्रोथ रेट होने लगी हमारी पॉपुलेशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ज्यादा बल था? तो द्वितीय जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 के बीच था। ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर, सेवाओं और उद्योग, और मेनली उद्योग पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। और इसका जो मॉडल पूछे कौन सा था? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल बेस्ड था नेहरू और महलनोबिस मॉडल था। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो पहला है पश्चिम बंगाल जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है, नहीं, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। अगला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश अधिकतम स्त्री पुरुष अनुपात, नहीं, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो केरल का है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है।
तो ये जो है प्रतिशत दर, ये ठीक हो जाएगा। अगला ऑप्शन हो जाएगा कि नागालैंड अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का अधिकतम प्रतिशत दर, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। कुछ और देख लेते हैं कि हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एसटी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, बिहार में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, वो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जब पूछे तो वो उत्तर प्रदेश में है, एससी की। लार्जेस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज पूछे तो वो पंजाब में है, और ये लगभग 32% की है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई प्रोडक्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन वुड मीन दैट द रीजन हैज, यानी कि किसी स्थान में युवा जनसंख्या के उच्च समानुपात का अर्थ क्या है। तो अगर युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब है कि वहां की जन्म दर बहुत है और जनसंख्या युवा है। ये इंडिया का केस है जैसे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ पे थी, किस ईयर में थी, तो 1911 से 1921 तक नेगेटिव ग्रोथ थी। 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी या जिसे डेमोग्राफी कहते हैं कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हीरो के कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान एंटवर्प कहाँ है, तो जैसे इंडिया में सूरत जो है ये हीरो की पॉलिश के लिए, कटाई और पॉलिश के लिए फेमस है, वैसे ही एंटवर्प जो है ये बेल्जियम का एक शहर है। ये हीरो की कटाई के लिए वर्ल्ड में फेमस है, और विश्व की जितनी भी बड़ी हीरो की कंपनियां हैं, डायमंड कंपनीज है, वो यहीं पे बेस्ड हैं बेल्जियम में के एंटवर्प में। अगला क्वेश्चन है, लो लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका, तो वो कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका के निम्न अक्षांश चारागाह क्या है, तो वो पंपास है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पास ये पंपास वगैरह पाए जाते हैं। तो कुछ और देख लेते हैं कौन-कौन से ग्रासलैंड कहाँ पे हैं। जो जैसे कि स्टेपी जो है ये यूरोप और नॉर्थ एशिया में है। पुस्तास जो है ये पूछा गया है क्वेश्चन, हंगरी में है। प्रेयरीज आपने मूवीज में देखा होगा कि यूएसए में रहने वाले खाने से पहले प्रेयर करते हैं, तो इसलिए प्रेयरीज, और यूएसए वाले बहुत प्रेयर करते हैं इसलिए प्रेयरीज हो गया। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, और वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स तो ग्लोब मैप में सबसे नीचे चला जाए तो ऑस्ट्रेलिया मिलता है आपको, तो डाउन्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो गया। और कैंटरबरी, तो कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड हो गई। सवाना जो है, सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है। और टैगा यूरोप और एशिया में है। अगर आपसे पूछे कि टैगा का सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ पे है, तो टैगा जो है उसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है रशिया में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे टूथपेस्ट को सफेद बनाया जाता है, तो टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज शैम्पूज वगैरह में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वाणिज्य प्रयोग के लिए कोयले का कौन सा प्रकार अधिकतम लोकप्रिय है, तो अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कार्बन किस में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट है, कार्बन परसेंट सबसे ज्यादा होता है। बट अगर पूछे कि मोस्ट पॉपुलर कोल कॉमर्शियल यूज में कौन है, तो वो बिटुमिनस है, क्योंकि एंथ्रासाइट से सस्ता होता है, एंथ्रासाइट महंगा है और थोड़ा कम इंडिया में पाया जाता है, इसलिए बिटुमिनी सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड प्रोजेक्ट बेसिन ऑन रिवर इंटीग्रेट कंजर्वेशन, तो किस रिवर पे है, तो ये महानदी पे, हीराकुंड बेसिन प्रोजेक्ट किस पे है, महानदी पे है। और ये किस स्टेट में है, तो ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, टोकन्स क्या है, ये भी थोड़ा अतरंगी सा क्वेश्चन है कि टोकन्स क्या है, तो ये एक पक्षी का नाम है, एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है टोकन्स। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक ट्री, तो भारत में कौन सा विदेशी वृक्ष है, तो टीक का नाम सुना है, साल का सुना है, नीम का सुना है, ये पॉपुलर का नाम नहीं सुना है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि पॉपुलर क्या है, तो ये जो है ये यूरोप और वेस्टर्न तथा सेंट्रल एशिया की एक प्रजाति है पेड़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है, तो सह्याद्री का जो पूर्व है वेस्टर्न घाट रीजन है, ये जो है ये निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है। बाकी लेह में कम होती है, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया। और दक्षिण प्लेटो का अंतर है यहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट से, और ये कहाँ से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से, मिर्जापुर शहर के पास से। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्लेशियर से भगीरथी उत्पन्न होती है, तो भगीरथी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है कि ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, भारत में सबसे प्राचीन, तो भारत में ही नहीं कि विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। थोड़ा और जानते हैं अरावली के बारे में। अरावली रेंज जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ऑन अर्थ। इसकी ओरिजिन किस एरा में हुई थी, तो प्रोटेरोजोइक एरा में हुई थी। और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पे है। तो गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई क्या है, तो 1722 मीटर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज नोन एज, भारत में के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टी को किस नाम से कहते हैं जानते हैं, तो कोंकण तट कहते हैं गोवा में। थोड़ा और जानते हैं कि कोंकण तट जो है ये दमन से लेके दीव तक, दमन से लेके सॉरी गोवा तक है। उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट जो है कर्नाटक से केरल तक है। और फिर कोरोमंडल कोस्ट जो है, तो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में है। फिर उत्कल कोस्ट जो है ये उड़ीसा में, और कच्छ और कठियावाड़ का जो कोस्ट है, जो तट है, ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन, डैश हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल, इनमें से कौन सी हिल जो है ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है,
तो मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई तथा जयंतिया। तो इनमें से जयंतिया पहाड़ी जो है ये पूर्वांचल पहाड़ी का भाग नहीं है। पूर्वांचल रेंजेस में कौन-कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो पटकाई हिल्स आती है, नागा हिल्स आती है, मिजो हिल्स आती है और मणिपुर हिल्स आती है। जयंतिया पहाड़ियाँ नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है, ठीक है। इसकी उत्तर पूर्व की सीमा किन देशों से लगती है? तो उत्तर पूर्व में हमारे देश में भारत में कौन से देश लगते हैं? तो उत्तर पूर्व में भूटान और नेपाल है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के पंजीकरण के लिए जिस ऐप का प्रारंभ किया वह क्या है? तो कौन सी ऐप लगाई थी? तो उन्होंने कोविन ऐप यूज़ करी थी। पुराना क्वेश्चन हो गया है करंट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किसानों की आय दुगनी करने के लिए कौन-सा मिशन यूज़ किया? तो उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन यूज़ किया था। ये भी पुराना हो गया, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन-सा स्कॉर्पियन सबमरीन जो मूक, हंता, साइलेंट किलर के नाम से, तो जनरली तीनों को ही साइलेंट किलर अब जो करंट आ गया है ये 6 जो साइलेंट किलर यानी स्कॉर्पियन मशीन्स को सबमरीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है। तो ये तीनों को ही साइलेंट किलर माना जाता है, आईएनएस खंडेरी, कलवरी और आईएनएस करंज को। अगला क्वेश्चन है, लायनल मेसी को पछाड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा अधिकतम सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये सुनील छेत्री बन गए थे। पुराना क्वेश्चन हो गया है। ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया, स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबोली इन वेस्टर्न घाट एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये कहाँ है? तो अंबोली जो है ये किसने, तो महाराष्ट्र में आती है। करंट का था, पुराना हो गया है। अगला क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल आजादी के पूरे होने पे चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदु सागर झील, तो ये बिंदु सागर झील कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में। करंट के क्वेश्चन आ गए, इनको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त बांध परियोजना है, बेतवा नदी पे, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन, उद्गम स्थलों का हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, सही है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ये भी सही है। शारदा जो है ये कोनियाला से नहीं निकलती है, ये काला पानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड, वहां से निकलती है काला पानी। और घाघरा जो है वो मरचा चंगू, ये सही है। और शारदा नदी को काली रिवर या महाकाली रिवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ये ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। बिरहा, कजरी और रसिया ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ढोला मारू राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, मुरादाबाद सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर, तो मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? तो ब्रास या तांबे के उद्योग के लिए, ताम्र बर्तन उद्योग के लिए फेमस है। इसमें शीशा उद्योग तो ग्लास इंडस्ट्री के लिए फिरोजाबाद है और जो कैंची उद्योग है इसके लिए मेरठ है। मेरठ जो है 2 उद्योगों के लिए फेमस है, कैंची उद्योग के लिए भी और स्पोर्ट्स खेल के सामान के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या है? ये भी थोड़ा-सा अजीब-सा क्वेश्चन था। तो स्वनियोजन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। करंट का क्वेश्चन स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो जयशंकर प्रसाद ने कमायनी लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन ने वंशशाला लिखी थी, महादेवी वर्मा ने गोदान नहीं लिखी, गोदान जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, बाकी मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी है। अगला क्वेश्चन, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। कानपुर में जो दलहन संस्थान है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य के संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बनारस में है, कतर्निया घाट पीलीभीत में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, रानीपुर अभ्यारण्य जो है ये प्रयागराज में नहीं है, रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो चार शेरों वाला जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम है। अगला क्वेश्चन है कि ओबरा जो थर्मल पावर सेंटर है ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ओबरा थर्मल पावर केंद्र ये सोवियत रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था और ये कहाँ पे है? ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट स्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये नरोरा में, जो कि बुलंदशहर में आता है, वहां पे स्थित है, नरोरा और बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, यह है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार तथा लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रणवीर सिंह है, ये वो एक्टर नहीं है, ये वॉलीबॉल प्लेयर हैं और ये वॉलीबॉल टीम के कैप्टन भी थे। तो ये था 10 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर। थैंक यू।